फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की सीटेट 2024 ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जो आपकी क्लास है ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले मैंने एक क्लास कवर करा दिया है जिसकी मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप जो है वहाँ से जा कर के देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराते चल रही हूँ जिसमें मैं 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से इन टॉपिकों से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। कि यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है 3rd to 5th की, उसको मैं पूरा अच्छी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें उसको कवर कराऊंगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस को ध्यान से देखना है और मैं इसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी। आपको जो है वहाँ से एक बार खुद से रिविज़न कर लेना है। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहो खुद से कुछ एक्स्ट्रा करने में, तो आप जो है खुद से एक बार 3rd to 5th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर कराऊँगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है वह है हाथी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर दिया है सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। तो हाथी होती है, जो एलिफेंट होती है, उसमें जो सबसे बूढ़ी, जो सबसे उम्र दराज जो मादा हाथी होती है वो क्या होती है, झुंड की मुखिया होती है। ठीक है, तो आपको सारे ही पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं ताकि आपको जब यहाँ से क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में तो आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वह दिया है झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। तो देखिए जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कोई भी नर हाथी नहीं होता है। जैसे ही वो 14 से 15 साल का होता है वैसे ही झुंड को वो छोड़ के चला जाता है। झुंड में सिर्फ और सिर्फ मादा हाथी रहती हैं और जो सबसे उम्र दराज, जो सबसे बूढ़ी हाथी होती है वो जो है उस झुंड की मुखिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी तक पत्ते और टहनियाँ खा सकती है। तो देखिए जो हाथी होती है वो एक दिन में 100 केजी जो है लीव्स यानी पत्तों को जो है खा जाती है। तो यहाँ से भी आपके बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप जो है इन पॉइंटों पे ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। देखिए इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 से 4 घंटे सोते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हाथी का इतना बड़ा शरीर होता है बट वो बहुत ही कम सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, भी आपके एग्ज़ाम में जो है ये 2 घंटे दे देगा तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। जब तक आपको ऑप्शन में जो है 2 से 4 घंटे नहीं मिले वही वाला जो है आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। तो देखिए जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, वो क्या करते हैं, आप देखेंगे कि जो हाथी होते हैं वो अपने जो बॉडी होता है उस पर जो है कीचड़ में वो रहते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनकी त्वचा को ठंडक देता है। ठीक है, देखिए जो उनकी त्वचा होती है वो थोड़ी सी ब्लैक कलर में होती है। ठीक है, तो ब्लैक कलर क्या करता है, उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए उन्हें गर्मी जो है ज़्यादा लगती है। तो इसलिए वो अपनी त्वचा पे हमेशा कीचड़ लगा के रखते हैं ताकि जो उनकी त्वचा है वो थोड़ी सी ठंडी रहे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। जैसे कि आपने टीवी वगैरह में कभी देखा होगा कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते तो उनके साइड साइड में 2 लोग लगे होते थे ना, पंखा मतलब करते रहते थे। तो सेम एज इट इज़ उसी तरह जो हाथी होते हैं वो अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं पंखे के रूप में, ताकि वो जो है खुद को थोड़ा सा ठंडा रख सके, क्योंकि उनको गर्मी जो है ज़्यादा लगती है। मैंने अभी आपको बताया है कि क्यों लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। तो देखिए जो हाथी का झुंड होता है उसमें 10 से 12 ही मादा हाथी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि जो 14 से 15 साल के जैसे ही जो नर हाथी होते हैं मतलब 14 से 15 साल की उम्र के होते हैं, उसके बाद जो है वो झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। झुंड में सिर्फ और सिर्फ मादा हाथी ही रहती हैं, वो भी कितनी, 10 से 12 मादा हाथी ही रहती हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है वह है खेजड़ी विलेज के बारे में, खेजड़ी गांव के बारे में। ये भी जो है पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। तो देखिए जो खेजड़ी गांव है वो राजस्थान में है, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के पास में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लगभग 300 साल पहले इस गाँव के लोगों को बचाया था। ठीक है,
खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। तो आपसे पूछ देता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि जो खेजड़ी गांव के लोग हैं वो उनको क्या कहते हैं, तो उनको जो है बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी गांव के लोगों को बिश्नोई भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खेजड़ी या पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। देखिए जो खेजड़ी है, सिंपल सी बात है, राजस्थान में उगता है। तो राजस्थान में सबको पता है कि पानी जो है बहुत ही कम है। तो खेजड़ी ऐसा पेड़ है जो कि बिना पानी के भी बड़ा हो सकता है। ओके, मतलब इस सॉरी, बिना पानी के नहीं, मतलब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको बहुत ही कम मिनिमम अमाउंट में जो है वाटर की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट दिया हुआ है आपका पॉइंट, वह है यह फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए जो आपका खेजड़ी पेड़ है वो कीड़ों जो है कीड़े उसमें नहीं लगते हैं और ये जो है फलियाँ भी देता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बोचाचा गांव के बारे में, बोचाचा विलेज के बारे में। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हैं, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है बोचाचा गांव। जैसा कि यहाँ पर दिया भी है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है बोचाचा गांव है। तो सीधे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो बोचाचा गांव है वो कहाँ पर है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में जो है बोचाचा गाँव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो देखिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो बी होती हैं हमारी, उनका अंडे देने का एक समय होता है जो कब से कब तक होता है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है 4 से 5 बार जो है सीटेट के एग्ज़ाम में, मतलब ज़्यादा ही बार जो है पूछा हुआ है। तो आपको इन सारे पॉइंट को ध्यान में देखने, आपको देखने में लगेंगे कि सारे पॉइंट बहुत इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको आते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से पॉइंट है, बट ऐसा नहीं है। जब आपको आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो जब तक आप पूरे पॉइंट को अच्छी तरीके से रीड नहीं किए रहेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट सही था, कौन कौन सा गलत है। आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी कराते चल रही हूँ, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया है, छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। तो देखिए जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। तो देखिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते की, वो क्या होती हैं, श्रमिक, यानी वही जो है ज़्यादातर काम करते हैं। जो नर होते हैं वो जो है काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मादा मक्खियाँ ही काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, और छत्ते में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ नर मक्खी मतलब नर होते हैं। देखिए जो नर होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ज़्यादा जो काम होती है वो मादा मधुमक्खियाँ ही करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट में भी दिया हुआ है कि छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। शायद ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है, तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, देखिए अब जो आपका पॉइंट है वह ट्रेन के बारे में, ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बने हैं उसको भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो ट्रेन है वो कच्छ गुजरात के गांधीधाम से शुरू होती है। तो देखिए जो ट्रेन है वो कहाँ से शुरू होती है, कच्छ के गुजरात में गांधीधाम से। कच्छ जो है कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। गुजरात में गांधीधाम से जो है ट्रेन शुरू होती है। नेक्स्ट दिया है, गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, ठीक है, नींबू चावल यानी लेमन राइस मिठाई के साथ मडगांव गोवा में है। तो सॉरी, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका। तो देखिए जो गुजरात है, अगर आप लोग गुजरात में से मतलब आप लोगों में से कोई भी गुजरात का होगा तो आप सबको पता है कि जो गुजरात का खाना है वो क्या है, ढोकला चटनी, ठीक है, लेमन राइस मिठाई। ठीक है, तो ऐसा आप ये सब क्या है, गुजराती खाना। देखिए हम जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं। तो आपको स्टेट वाइज भी याद रख लेना है कि कौन से स्टेट में क्या चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि अभी जब थोड़ा सा सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछा था तो ये भी पूछा था कि जो है किस स्टेट में कहाँ से जो है किस स्टेट में जो है कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। तो आपको एक बार इसको भी ध्यान में अच्छी तरीके से देख के जाना है। ओके, बट मैं यहाँ पे आपको एक अलग से क्लास में ये सारी चीज़ें कवर करा दूँगी।
देखिए यहाँ पर क्या है, जो मडगांव है वो कहाँ पर है, गोवा में। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि मडगांव कहाँ है, तो गोवा के अंदर जो है मडगांव है। नेक्स्ट है, गोवा से केरल तक के मार्ग में 200 पुल और 92, ठीक है, 92 सुरंगें पड़ती हैं। तो जब आप गोवा से केरल जाते हैं तो उस मार्ग में जो है 200 के करीब पुल पड़ते हैं और 92 सुरंगें जो है आपको वहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट है, कोझिकोड दक्षिण भारत के केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो कोझिकोड है, आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है, वो कहाँ पर है, दक्षिण भारत के केरल में। और जो है केरल राज्य में मालाबार तट पर है और इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोझिकोड को कालीकट से भी के नाम से भी जाना जाता है। तो क से कोझिकोड, क से कालीकट, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। देखिए जो गुजरात से जो है ट्रेन केरल जाती है, तो रास्ते में उसको कौन कौन से स्टेट जो है वो पार करती है। देखिए महाराष्ट्र पड़ता है, कहाँ से कहाँ तक, जब गुजरात से केरल जाती है तो महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचती है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 राज्य मिल जाते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो यहाँ पे आपको ऐसे आप याद रख सकते हो, MGK यानी महाराष्ट्र, ठीक है, एम से यही याद रखना है, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो आपसे पूछ देगा कि जो गुजरात से जब केरल जाते हैं तो रास्ते में जो है कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। तो देखिए MGK यानी महाराष्ट्र, गोवा और केरल। आप किसी और के थ्रू भी याद रख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा मेरे माइंड में आ गया निमोनिक्स के थ्रू, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी सबकी अपनी अपनी ट्रिक है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में दिया है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ के ही जाना है। देखिए ये जो जितने भी ये टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जहाँ राज्य मतलब जहाँ बोली जाती है, किस राज्य में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहले जो है केरल की बात किया है, तो केरल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम, मलयालम, ठीक है। इसमें ये भी मैं जब आपको क्वेश्चन मतलब कराऊंगी ना, तो वहाँ पे देगा कि बड़ी बहन को क्या कहते हैं, ठीक है, वहाँ की जो मम्मी हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, शायद वली अम्मा, मतलब मुझे थोड़ा सा माइंड में भी आ नहीं रहा है, तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे बताऊंगी। तो देखिए केरल में क्या बोली जाती है, मलयालम। और कोंकणी कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में। देखिए जो कोंकणी है वो केरल में भी बोली जाती है, बट केरल की जो मुख्य है वो मलयालम है। बाकी जो कोंकणी है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल में भी बोली जाती है, केरल के कुछ हिस्सों में, ठीक है। नेक्स्ट है मराठी। तो देखिए जो मराठी है वो तो महाराष्ट्र में बोली जाती है, साथ ही साथ गोवा में, दमन और दीव, ठीक है, दादर और नगर हवेली में भी मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया है गुजराती, तो सिंपल सी बात है, जो गुजराती है वो गुजरात के अंदर ही बोली जाती है, ठीक है। बाकी गुजरात के फूड रोड के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही। नेक्स्ट है कन्नड़। तो देखिए जो कन्नड़ है वो कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और MH महाराष्ट्र के अंदर भी बोली जाती है। तो आपको जो भाषा है, कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये जितने मैंने आपको 5 बताए, इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। यहीं से आपके देखिए क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा बाहर आपका नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन की मैं के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है हमेशा ही आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, तो आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है। जिन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, जिन पे मेहनत कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पहले जो आपका मेन चीज़ है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ, सबसे पहले आप उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद में जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देखिए सभी के लिए बाहर से आएंगी और उतना आपके अंदर कॉमन सेंस भी होगा। जब आप सारी चीज़ों को पढ़ लोगे तो आप जो उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगी। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री PDF है, आपको इसके लिए कहीं पर भी कोई किसी तरीके का कोई चार्ज मत कीजिए। मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप कोई अगर बैच ले रहे हो तो वो भी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो आप जो है वहाँ से प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप नोट्स वगैरह कुछ भी परचेज नहीं कर सकते हैं, कोई बैच नहीं परचेज कर सकते हैं, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है।
ओके। तो मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास मतलब मैं समझ सकती हूँ कि मतलब थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी स्टडी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, कहीं नोट्स परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है उनके लिए मैं अलग से जो है टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है मैंने, उस पर आपको लोग जा कर के पढ़ सकते हो, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ओके। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।